नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपको पता है रीट का एग्ज़ाम का डेट अनाउंसमेंट हो गया है। रीट का एग्ज़ाम होने वाला है 26 सितंबर को, ठीक है। और उसी के मद्देनज़र मैंने यहाँ पर जो पहले से क्वेश्चन तैयार कर रखे थे मनोविज्ञान के, और इन क्वेश्चनों की संख्या कम से कम 1100 के आसपास, या फिर आप 1000 क्वेश्चन तो मान ही सकते हो। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में हूबहू मिलेंगे ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनसे संबंधित क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्वेश्चन देखने के बाद में और पढ़ने के बाद में आपको खुद को ये महसूस हो जाएगा कि वास्तव में क्वेश्चन अच्छे हैं या नहीं, ठीक है। मैं रेगुलर वीडियो तभी यहाँ पर मैं आपको दे पाऊँगा जब आप इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करोगे और लाइक करोगे, और अपना जो भी डाउटफुल होगा वो आप कमेंट्स करोगे। मैंने ये क्वेश्चन कहाँ से बनाया ये मैं आपको बता देता हूँ। जो अरुण कुमार सिंह की बुक आती है शिक्षा मनोविज्ञान की, मैंने वहाँ से सब क्वेश्चन तैयार किए हैं, ठीक है। अरुण कुमार सिंह की बुक एक वैलिड बुक है और उसको हम सबूत के तौर पर भी कोर्ट में पेश कर सकते हैं यदि हमारे किसी क्वेश्चन पर क्वेश्चन मार्क लगता है तो, या फिर संबंधित एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमारे क्वेश्चन को गलत मानता है तो हम उस क्वेश्चन को उस किताब के आधार पर चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसी के साथ में ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए शुरू करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 50 क्वेश्चन हल। जिस ऑप्शन का के बारे में मुझे अतिरिक्त कुछ बताना होगा उसके बारे में बता दूंगा। बाकी ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ऑप्शन के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे, और आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताना है। आपको सामने क्वेश्चन दिख जाएंगे और ऑप्शन भी दिख जाएंगे। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर आंसर ही बताऊंगा, बस ऑप्शन नहीं बोलूँगा कि ऑप्शन जो ये है। ऑप्शन तो आपके सामने लिखे हुए हैं, वो आप खुद देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं चारों। आपको जो भी इसमें आंसर लग रहा है वो आप रख सकते हो अपनी ओर से। मैं इसमें आंसर क्लियर कर रहा हूँ। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है। ये कथन है फ्रेड सिन का। किसका है? फ्रेड सिन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते हैं। इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक है जो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा क्योंकि इसमें फालतू का मेरा ऊर्जा ख़त्म करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आपको खुद को देखना है। मैं आपसे यहाँ पर बस सीधा आंसर बता दूंगा। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते हैं विलियम वुंट, जेम्स एली, कहीं पर इनका नाम जेम्स सेली भी लिखा हुआ मिलता है, कन्फ्यूज नहीं होना है, और वाइस। ये सभी मनोविज्ञान को चेतना का मनोविज्ञान मानते हैं। प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? तो ये हम सब जानते हैं 1879 में इसकी स्थापना हुई थी, और कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की गई थी, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? यहाँ पर हमारा आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान इनमें से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान से संबंधित है। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान से, यहाँ पर चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। प्रकार्यवाद के प्रमुख समर्थक थे। प्रकार्यवाद के प्रमुख समर्थक थे। यहाँ पर आपको आंसर करना है। मैं यहाँ पर आपको बताऊँ आंसर सीधा, विलियम जेम्स। इसमें हमारा आंसर होगा विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन, टिचनर ने चेतना का कौन सा मुख्य तत्व बताया है? टिचनर ने चेतना का कौन सा मुख्य तत्व बताया है? यहाँ पर आंसर कर रहे हैं हम सीधा, संवेदना, अनुराग और प्रतिमा। इन तीनों को टिचनर ने चेतना का मुख्य तत्व माना है। संवेदना या संवेदन, अनुराग और प्रतिमा, ठीक है।
क्वेश्चन 6 पूरे हो गए। क्वेश्चन देख रहे, क्वेश्चन नंबर बोलने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। टॉक टू टीचर्स शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। पहला, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो टॉक टू टीचर्स, TAL के यहाँ पर लिखा हुआ है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पर ये देखना है। यहाँ पर हमारा आंसर होगा विलियम जेम्स। कोफका ने मुख्यतः किस क्षेत्र में कार्य किया था। कोहलर और कोफका ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर कार्य किया था। जो उन्होंने चिंपांजी पर प्रयोग किया था, कोहलर ने, कोफका ने, जिन्होंने, तो मुख्य रूप से इन्होंने किस क्षेत्र पर कार्य किया था। प्रत्यक्षण, अधिगम, पुनर्बलन और या फिर स्मृति। इसमें से क्या आंसर होगा, इसमें से आंसर हो जाएगा स्मृति। ठीक है, स्मृति। मनोविज्ञान का प्रमुख लक्ष्य क्या है। मनोविज्ञान का प्रमुख लक्ष्य क्या है। मापन एवं वर्णन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, व्याख्या या फिर सभी। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सभी। कोल सैनिक के विकास वर्गीकरण में उत्तर बाल्यावस्था होती है। कोल सैनिक ने जो विकास का वर्गीकरण दिया है उसके अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था होती है। कौन सा समय होता है जिसको कोल सैनिक ने उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था माना है। नौ से 12 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। देखो यहाँ पर अगर यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे यहाँ पर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप ये मत समझना कि मैं आपको यहाँ पर आंसर नहीं दे पाऊँगा। मनोविज्ञान के जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, करूँगा, उसके हर एक क्वेश्चन की मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। और किताब कौन सी है मैं आपको पहले यह बता देता हूँ। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो 1 मिनट आपको रुकना पड़ेगा इसके लिए। ये किताब आप दे सकते हो, ये शिक्षा मनोविज्ञान की किताब है, AK अरुण कुमार सिंह की। इसी से मैंने सारे क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, इसमें कम से कम पूरे कितने पेज होंगे पढ़ने को मैं आपको बता दूँ, 906 पेज इसके अंदर है। 906 पेज पढ़ने के बाद में मैंने ये क्वेश्चन यहाँ से तैयार किया है और इसी किताब से आपके हर क्वेश्चन का मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल वैलिड किताब है और कुछ NCERT का मिश्रण भी इसमें है, तो NCERT के आधार पर कुछ जवाब देना पड़ेगा तो मैं वहाँ से दूंगा। तो क्वेश्चन को लेकर आपको कहीं पर भी कोई डाउटफुल नहीं रखना है। और यदि रहता है किसी प्रकार की कोई भी शंका रहती है, डाउटफुल रहती है, तो फिर आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और यदि क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमको 50 क्वेश्चन करना है। फ्राइड की किस अचेतन विधि में व्यक्ति को एक जगह लेटा दिया जाता है और कहा जाता है कि वह खुद को सामाजिक बंधनों से मुक्त समझे। क्वेश्चन आपके सामने है और ये ऑप्शन भी आपके सामने है। मैं यहाँ से थोड़ा कैमरा इधर कर देता हूँ, आप क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पे फ्राइड की किस अचेतन विधि में व्यक्ति को एक जगह लेटा दिया जाता है और कहा जाता है कि वह खुद को सामाजिक बंधनों से मुक्त समझे। यहाँ पर मैं आपको आंसर करूँ, मुक्त साहचर्य विधि। ठीक है, मुक्त साहचर्य विधि। स्वप्न विश्लेषण में क्या होता है, व्यक्ति को जो स्वप्न में दिखा है या फिर उसने स्वप्न में जो देखा है उसको हम पूछ के उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और सम्मोहन विधि तो एक प्रकार से व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, इसके अंदर ये अलग विधि होती है। और ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा मुक्त साहचर्य विधि। इरिक्सन की परिश्रम बनाम हीनता जो अवस्था है वो किससे संबंधित है, इनमें से इरिक्सन की परिश्रम बनाम हीनता संबंधित है, जो अवस्था है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है किससे, जेडपीडी आपने नाम सुना होगा, जेडपीडी, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। समीपस्थ विकास का सिद्धांत या फिर विकास से कौन संबंधित है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। पेक एवं हेविंग हर्स्ट की आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था संबंधित है। पेक एवं हेविंग हर्स्ट की आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था संबंधित है। निम्न में से किससे संबंधित है।
आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर वयस्क अवस्था। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसका है? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर वुडवर्थ। बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का विकास विशेषता है, बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का विकास किसकी विशेषता है इनमें से? आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर बाल्य अवस्था। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत संबंधित है या फिर संबंध प्रत्यावर्तन के सिद्धांत से निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक संबंधित है? पावलोव। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और उद्दीपन अनुकूलन का सिद्धांत दिया। बोर्न थ्योरी जिसको हम कहते हैं वो सिद्धांत पावलोव ने दिया था। अनुकूलित अनुबंधित सिद्धांत की प्रमुख शैक्षिक उपयोगिता क्या है? अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत की प्रमुख शैक्षिक उपयोगिता क्या है? यहाँ पर पावलोव ने जो प्रयोग किया था, पावलोव का जो सिद्धांत है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है कि पावलोव का जो सिद्धांत है उसकी प्रमुख शैक्षिक उपयोगिता क्या है? सर्वे दृश्य सामग्रियों का प्रयोग, भय प्रेम का भाव उत्पन्न करना, भाषा सीखने में। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा सभी। इन सभी में अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत की प्रमुख शैक्षिक उपयोगिता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संबंधित है किससे? प्रेक्षणात्मक अधिगम किससे संबंधित है? ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे हो, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ। बांडुरा, कोहलर, स्किनर या थोर्नडाइक। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बांडुरा। गणितीय निर्गमन का सिद्धांत संबंधित है, गणितीय निर्गमन का सिद्धांत संबंधित है। बांडुरा, आशुबेल, क्लार्क हल या फिर कोहलर। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्लार्क हल। गेने का अधिगम पदानुक्रमिकी सिद्धांत है, कैसा सिद्धांत है? गेने ने जो अधिगम का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है वो कैसा है? सरल से जटिल या फिर जटिल से सरल या विशिष्ट से सामान्य या अज्ञात से ज्ञात। तो गेने का जो आपने देखा होगा उन्होंने दिया पदानुक्रमिक सिद्धांत वो कैसा है? वो सरल से जटिल की ओर बढ़ता है, सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। और लास्ट का जो यहाँ पर आता है वो सबसे जटिल इसमें माना जाता है और नीचे का जो 1-2 पॉइंट होते हैं वो निम्न कोटि के माने जाते हैं। तो गेने का जो अधिगम पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो कैसा है? सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। अधिगम में पठार होने का कारण कौन सा है? रुचि में कमी होना, प्रेरणा का अभाव, उत्साह में कमी। ये सभी कारण अधिगम के पठार बनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अधिगम का पठार का मतलब होता है बच्चा एक समय में यहाँ तक सीख रहा है, उसका सीखने का लेवल ये बढ़ रहा है और यहाँ पर आते आते ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर बनने लगती है। रुचि में भी कमी हो जाती है और उसमें प्रेरणा का अभाव भी हो जाता है और उसके उत्साह में भी कमी आ जाती है। तो इसके बाद भी ये सब चीज़ें उसके अंदर कुछ समय तक बनी रहती है, कुछ समय तक। तो ये जो समय उसका, ये समय होगा उसका अधिगम का पठार, कि यहाँ पर उसने कुछ नहीं सीखा है, फिर उसके बाद में वो सीखना शुरू कर देता है। तो फिर ये जो समय रह गया उसका, इसको हम कहेंगे अधिगम का पठार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निरंकुशवादी सिद्धांत कहलाता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जिसको निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है? बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन है ये। एक कारक सिद्धांत, ये अल्फ्रेड बिने ने दिया था। इसको निरंकुशवादी सिद्धांत माना जाता है क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति को सब कुछ माना गया है, एक ही कारक को बुद्धि का सब कुछ माना गया है। तो एक व्यक्ति जहाँ पर होगा वहाँ पे तानाशाही होगी, वहाँ पर वो निरंकुश होगा ही होगा। जो बुद्धि व्यक्ति की सूचना संसाधन की क्षमताओं की सीमा का निर्धारण करती है कहलाती है। जो बुद्धि व्यक्ति की सूचना संसाधन की क्षमताओं की सीमा का निर्धारण करती है वो क्या कहलाती है? कौन सी बुद्धि होती है? ठोस या विश्लेषणात्मक, तरल बुद्धि या फिर सृजनात्मक बुद्धि?
तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तरल बुद्धि। किस बुद्धि परीक्षण में भाषा का प्रयोग न तो एकांशों में होता है और न ही निर्देशों में होता है? क्रियात्मक, अशाब्दिक, सामूहिक, अभाषाई बुद्धि परीक्षण में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्रियात्मक। सोमैटोटाइप सिद्धांत से संबंधित है। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक सोमैटोटाइप सिद्धांत से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा शेल्डन। शब्द साहचर्य परीक्षण का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? गाल्टन ने। मनोवृत्ति के प्रमुख घटक है। मनोवृत्ति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? निम्न में से ये आपको देखना है यहाँ पर। संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक या सभी? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सभी। माइनसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंटरी में कुल एकांश कितने होते हैं? माइनसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंटरी में कुल एकांश, यहाँ पर एकांश का मतलब होता है प्रश्न। प्रश्न कितने होते हैं? तो यहाँ पर आपको आंसर करना होगा 156। ना 156 नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होगा हमारा 158। ये गलत रहेगा, 158। विषय आत्मबोधन परीक्षण में कुल कार्ड होते हैं। विषय आत्मबोधन मतलब TAT जो मॉर्गन ए मूरे ने दिया था, उसमें कुल कार्ड कितने होते हैं? कुल कार्ड कितने होते हैं? 31। सामान्यतः जिन बालकों की बुद्धि लब्धि औसत से काफ़ी अधिक होती है कहलाती है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप कमेंट्स में देना पड़ेगा कि जो TAT में कुल कार्डों की संख्या होती है 31, लेकिन जब TAT परीक्षण किसी एक व्यक्ति पर किया जाता है तब कितने कार्ड उपयोग में आते हैं? ये क्वेश्चन बड़ा डाउटफुल है। कोई 21 बताता है, कोई 20 बताता है, कोई 22 बता देता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा? 21, 22, 20 कितना? बिल्कुल वैलिड किताब जो मैंने बताई आपको, उसी में से मैं आपको जवाब दूंगा कि कितने कार्ड यहाँ पर काम में आते हैं। ठीक है, इसमें 10 कार्ड तो मेल के होते हैं, 10 कार्ड फीमेल के होते हैं और 10 कार्ड रिक्त होते हैं, और 10 कार्ड दोनों के लिए होते हैं सेम, और 1 कार्ड रिक्त होता है। बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ पर कुल 31 कार्ड होते हैं, ये पक्का है। लेकिन एक व्यक्ति पर यदि हमको TAT परीक्षण करना हो तो उसमें हम कितने कार्ड उपयोग में लेते हैं, इसका जवाब आपको देना है कमेंट्स में करके। सामान्यतः जिन बालकों की बुद्धि लब्धि औसत से काफ़ी अधिक होती है क्या कहलाते हैं? प्रतिभाशाली बालक। क्या? प्रतिभाशाली बालक। श्रवणबाधित बालकों हेतु आवश्यक सामग्री कौन सी है? इंडक्शन लूप तंत्र, आवर्ती मॉड्यूलेशन, इंफ्रारेड तंत्र या फिर सभी? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड तंत्र या फिर सभी। ये आपको क्वेश्चन महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखना है। 50 से 70 बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं। कैसे होते हैं? मूर्ख। थायराइड ग्रंथि की अनियंत्रित एवं मंद क्रियाशीलता से होने वाला विकार कौन सा है? क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म। अधिगम असमता का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? अधिगम असमता का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 62, 63, 64, 65? 1963 में। लेखन संबंधी विकार निम्न में से कौन सा है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया गणना संबंधित, डिस्पेसिया पढ़ने संबंधित। समायोजन की किस विधि में व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करता है? समायोजन की किस विधि में व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करता है, कोशिश करता है? तादात्म्यकरण। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति जब सफल नहीं हो पाता है
तो वो अपनी तुलना किसी और से करके वो संतुष्टि करने का प्रयास करता है, अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। जब खुद सफल नहीं हो पाता है तो खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में जोड़ लेता है जो किसी कारण से सफल नहीं हो पाया हो, लेकिन किसी कारण से सफल हो गया हो। दमन में क्या होता है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दबा देता है। प्रतिगमन में व्यक्ति अपने पूर्व की जो अवस्था थी, जैसे वयस्क अवस्था में है, प्रौढ़ हो गया है, तो कभी कभी वो अपने बालकपन की या फिर जो बाल्यावस्था में किशोरावस्था में जो हरकतें वो करते थे वो सब हरकतें यहाँ पर वो करने लगते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रतिगमन, पीछे की ओर लौटना। क्षतिपूर्ति, अपनी किसी कमी को दूसरी जगह पर पूरी करना, इसको कहेंगे हम क्षतिपूर्ति। समायोजन की प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका होती है। समायोजन की प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका होती है। निर्देशन एवं परामर्श देना, रुचियां विकसित करना, विशेष समस्याओं का निरीक्षण करना, या फिर सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सभी। कुसमायोजन में विद्यालय संबंधित कारक कौन सा है? यदि बच्चा कुसमायोजित हो रहा है तो इनमें से विद्यालय संबंधित कौन सा कारक है? विद्यालय का ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से बालक कुसमायोजित हो रहा है? तो यहाँ पर आंसर है हमारा परीक्षा का भय, अनुचित कार्य, कठोर अनुशासन। इन सभी की वजह से बालक के अंदर कुसमायोजन आ जाता है। बार बार परीक्षा ली जाती है, परीक्षा का भय दिखाया जाता है, इसकी वजह से भी बालक कुसमायोजित हो जाता है। या फिर उसके साथ में अनुचित कोर्स यानी कि अधिक दबाव डाला जाता है पढ़ने के लिए, ट्यूशन भी करो, ये भी करो, वो भी करो, तो उससे भी बच्चा कुसमायोजित हो जाता है। कठोर अनुशासन होता है किसी विद्यालय में, तो वहाँ पर भी बालक कुसमायोजित हो जाता है और उसकी पढ़ाई बाधित होती है। सामयिक बुद्धि का समप्रत्यय किसने दिया था? इमोशनल क्वोशेंट जो होती है उसका समप्रत्यय किसने दिया था? यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, सेल्वे तथा मेयर ने। सेल्वे तथा मेयर ने कब दिया था? 1990 में। ध्यान में रखना है, 1990 में सेल्वे तथा मेयर ने सबसे पहले इमोशनल क्वोशेंट सामयिक बुद्धि का समप्रत्यय दिया था। यहाँ पर आपको डेनियल गोलमैन नहीं करना है। डेनियल गोलमैन ने सामयिक बुद्धि को, इमोशनल क्वोशेंट को शिक्षक क्षेत्र में प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया है, शिक्षक क्षेत्र में उसको अच्छे प्रकार से लागू करने का कार्य किया। लेकिन सबसे पहले यदि किसी ने सामयिक बुद्धि पर, इमोशनल क्वोशेंट पर विचार रखा तो वो थे सेल्वे तथा मेयर। कब रखा था? 1990 में। ठीक है। यदि आता है कि इस बुद्धि को शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किसने किया, लागू करने का कार्य किसने किया, तो हम कर देंगे गोलमैन। लेकिन यदि संप्रत्यय कॉन्सेप्ट देने की बात आए कि कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सेल्वे तथा मेयर, जो कि इन्होंने 1990 में दिया था। ठीक है। तर्क को चिंतन का कौन सा रूप माना जाता है? तर्क को चिंतन का कौन सा रूप माना जाता है? उच्चतम एवं विकसित रूप, उच्चतम रूप, विकसित रूप या निम्नतम रूप? तो तर्क को चिंतन का उच्चतम एवं विकसित रूप माना जाता है। कौन से तर्क में व्यक्ति निरीक्षण, प्रयोगीकरण, सामान्यीकरण से गुजरता है? कौन से तर्क में व्यक्ति निरीक्षण, प्रयोगीकरण, सामान्यीकरण से गुजरता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? आगमन चिंतन। आगमन में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर जाता है। सृजनात्मक चिंतन इसको हम कह सकते हैं। इसमें पूरे बिंदु पर बड़े विस्तार से सोचा जाता है, इसको हम कहेंगे आगमन चिंतन। निगमन में सोच छोटी होती है, सीधा वो सिद्धांत निर्माण के ऊपर ध्यान देता है और सिद्धांत से बहुत छोटे तरीके से किसी समस्या का समाधान करने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। लेकिन आगमन में उस समस्या के सभी पहलुओं के ऊपर विचार विमर्श करते हुए उसका समाधान किया जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, अभिमतों या संवेगों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा संप्रेषण। कौन सी शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है? ज्ञान की संरचना, पुष्टिकरण, सीखने की उत्सुकता, कर्मशीलता का अभाव। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कर्मशीलता का अभाव। कर्मशीलता का अभाव ये शिक्षण सिद्धांत की विशेषता
नहीं है, विशेषता नहीं है पूछ रहा है। ज्ञान की संरचना भी होता है, पुष्टिकरण भी होता है, सीखने की उत्सुकता भी होता है, लेकिन क्रमशीलता का अभाव शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं होता है। सहयोगात्मक अधिगम का प्रत्यय या फिर समप्रत्यय कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जॉनसन एवं स्मिथ ने। कौन से आर्टिकल में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? ये आपको सबको पता है, अनुच्छेद 21 से और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा सब कुछ जोड़ा गया था। यहाँ पर आरटी एक्ट 2009 के तहत अध्यापक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता? जनगणना कार्यों में लगाया जाता है, आपदा रहित कार्यों में लगाया जाता है, चुनाव संबंधी कार्यों में लगाया जाता है, लेकिन पल्स पोलियो संबंधित कार्यों में शिक्षक को नहीं लगाया जाता। आपदा राहत कार्यों में जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो काफ़ी शिक्षकों की जब छुट्टियां थी तब वहाँ पर उनको खड़ा कर देता रोड पर, उनको काम में लिया ना, तो आपदा जो आई है उसमें हम शिक्षकों को काम में ले सकते हैं। जनगणना काम और चुनाव संबंधी कार्य आप जानते हो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई में व्यापक मूल्यांकन शब्द का अर्थ क्या है? शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। आरटी की किस धारा के अंतर्गत छात्रों को आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना सुनिश्चित किया गया है? मतलब बालक 9 वर्ष का है, 9 वर्ष का है तो उसको कौन सी कक्षा में बिठाया जाएगा? उसको बिठाया जाएगा चौथी कक्षा में। उसने पहली दूसरी तीसरी कक्षा नहीं पढ़ी है, लेकिन यदि पहली बार वो दाखिला लेने के लिए आता है स्कूल में तो आरटी 2009 की धारा 4 ये कहती है, धारा 4 ये कहती है कि उस बच्चे को उसकी आयु के अनुसार ही उसको कक्षा में प्रवेश दिया जाए। जैसे 9 साल का बच्चा आया है तो चौथी में बैठने लायक है तो उसको कक्षा 4 में ही बिठाया जाएगा, ना कि फर्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आयु वर्ग का यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों हेतु कितनी सीटें आरक्षित है? 25%। आप जानते हो। मानवतावादी मनोविज्ञान के समर्थक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा मेस्लो। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर इसके तो यहीं पर हो गए थे हमारे, यहीं पर हमारे 50 क्वेश्चन इस वीडियो के हो गए हैं। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो भी कमेंट्स करना है, और यदि आपको कुछ चीज़ नहीं पसंद में आई हो तो उसके लिए भी आपको कमेंट्स करना है। कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं दिख रहा हो तो भी उसके लिए बताना है, ताकि मैं अच्छा पेन इसमें यूज कर सकूँ। ये मैं टाइपिंग तो नहीं कर सकता क्योंकि इतना मेरे पास वो है नहीं है व्यवस्था, लेकिन मैं खुद से हाथ से लिखकर अपने सब चीज़ें यहाँ पर अपलोड करने का प्रयास करूँगा। आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है और उसको बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे कि मेरे द्वारा यहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे मनोविज्ञान के, वो सब वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पर कम से कम 1000 क्वेश्चन अपलोड करने का। यदि आप लोगों का सबका सहयोग रहा तो एग्ज़ाम होने से पहले मैं यहाँ पर पूरे 1000 क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, सब कुछ ठीक ठाक रहा और आपका सहयोग रहा तो। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ज़्यादा बातें करने की। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।